जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रही है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं और उसकी सारी वीडियो जो है वो जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पर अपलोड है। इसी चैनल पर आप जाके वहाँ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो 8 मई को निर्धारित की गई है उस परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, और सारे जो प्रश्न है वो एडिटोरिया के द्वारा चुनिंदा प्रश्नों को एकत्रित किया गया है और सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देखना चाहिए। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न को देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न कहता है कि अगर उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो यह जो टिप्पणी है वह कौन किए थे? तो यह जॉन लॉरेंस ने यह टिप्पणी किए थे कि 1857 की क्रांति में अगर एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे 2 नंबर प्रश्न है। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर जो है वो 1856 में अवध को मिला लिया गया था और यही आउटरम रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न है 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम करने को प्रतिबंधित किया गया था? तो यह प्रथम कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। कब आया था? 1881 में। वह लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? रिपन द्वारा लाया गया था और रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच से 4 साल के रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे का प्रश्न है भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी के कारण न्यायिक सेवा का जनक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे का प्रश्न 5 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो वह कमिश्नर टेलर ने दबाया था। कौन दबाया था? कमिश्नर टेलर ने। चलिए आगे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी और ये सन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1922 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में 30 जुलाई 1857 को कंपनी द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? नहीं किया गया था तो पूछ रहा है पटना, सारण, चंपारण और तिरहुत। तो ये सभी जगह है जहाँ पर 30 जुलाई 1857 को कंपनी द्वारा सैनिक शासन लागू किया गया था। ठीक है, पटना में भी किया गया था, सारण में भी किया गया था, चंपारण में भी किया गया था, तिरहुत में भी किया गया था। इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है लागू कहाँ नहीं किया गया था, तो सब जगह लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 8 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया, तो यह सही है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, यह सही है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था, ये भी कथन सही है। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे के प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? तो काकोरी षड्यंत्र जो है वह 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। किसी भी ऑप्शन में 1925 उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? तो वह भगवती देवी के नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इसे भी याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ठीक है, चलिए खान अबुल गफ्फार खां द्वारा संचालित
लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ था में हिंदू सभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से कौन कौन भाग लिए थे ये बताना है। तो यह BS मुंजे और डॉक्टर M.R. जयकर दोनों भाग लिए थे, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन? तो BS मुंजे और डॉक्टर M.R. जयकर। ठीक है, ई नंबर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया है का चुनाव करना है। कौन सा लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, द लाइफ डिवाइन, तो यह अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद वंदे मातरम, यह भी अरविंद घोष लिखे हैं। उसके बाद है द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी लिखे हैं कौन? अरविंद घोष द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद है एसेज ऑन द गीता, ये भी अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है जो अरविंद घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर सही होगा। ठीक है, आगे है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए आगे का प्रश्न को देखिए। आगे का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है का पहचान करना है। सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, ये गलत है। सेवा सदन जो है वो हृदयनाथ कुंजरू नहीं, वह बहराम जी मालावारी ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। कब? 1885 में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे के मिलान करते हैं। वेद समाज श्री धरलू नायडू, ये सही बात है। धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव किए थे। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री जी किए थे। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है वो द्वैध शासन का जनक जो है वह लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। किसको? लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। लियोनेल कार्टिस को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ई नंबर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे का प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, इसे भी याद रखेंगे। कौन प्रधानमंत्री थे? क्लेमेंट एटली। आगे निम्नलिखित में से भारत का पहला मजदूर संगठन था। निम्नलिखित में से भारत का पहला मजदूर संगठन जो था वो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। कौन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? 1890। चलिए अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चौरा चोरी कांड कब हुआ? तो 1922 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? तो 1918 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1918। तो पहले नंबर 4, तो 4 तो ऑप्शन में यहाँ भी है, 4 ऑप्शन ए में है। यही दोनों में से ए और सी में से कोई ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड 19 में, तो उसके बाद 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? तो यह 1911 में भारत को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कब? 1911 में। आगे देखिए। आगे का प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो यह जो है वह किया गया था 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। कब किया गया था? 1833 के अधिनियम के अंतर्गत, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न है, ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? तो ब्रोकन विंग्स जो है, ब्रोकन विंग्स वह सरोजिनी नायडू की रचना है। किसकी? सरोजिनी नायडू की रचना है। और सरोजिनी नायडू, इसके बारे में एक और तथ्य याद रखेंगे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए आगे 23 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिलों में
असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, झंडा कांड हुआ था, तो यह भागलपुर में हुआ था झंडा कांड, फरवरी 1900, याद रखेंगे फरवरी 1922 में झंडा कांड भागलपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 24 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। सही का चुनाव करना है। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये सही बात है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को तीन श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया, ये भी सही बात है। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुली या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही बात है। चलिए चौथा नंबर कथन है शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, यह भी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलकत पद की स्थापना की थी। तो नायाब ए मुमलकत पद की स्थापना बहराम शाह ने की थी। नायाब ए मुमलकत पद जो होता था वह सारे जो अधिकारी, संपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, उनका स्वामी हुआ करता था नायाब ए मुमलकत पद। ठीक है, और यह पद सबसे पहले याद रखेंगे किसको दिया गया था, तो एतगीन को दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसे दिया गया था, सॉरी यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं, किसे दिया गया था, एतगीन को दिया गया था। ठीक है, चलिए मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था। मलिक अंबर का संबंध जो था वह किस भारतीय दक्षिणी राज्य से था, तो यह अहमदनगर से था। कहाँ से था, अहमदनगर से। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे, तो यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किन के समकालीन, सिकंदर लोदी। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कहता है अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कला क्रमानुसार कौन सी सही है, कौन सा है। ठीक है, अकबर द्वारा किए गए कार्य का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है आपको। तो तीर्थ कर की समाप्ति, दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति, दहसाला प्रणाली लागू करना। तो तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति अकबर ने तीर्थ 63 में की थी, ऐसे याद रखेंगे, तीर्थ 63 में की थी। जजिया कर 64 में इनकी समाप्त की थी, जजिया कर 64 में, जजिया कर 64 में हुआ था, न कि दास प्रथा का अंत हुआ था। जजिया कर 64 में, जजिया कर आपको 64 में, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर जो है वह हटाए थे, तीर्थ यात्रा पर कर 63 में, और दास प्रथा का अंत जो है, दास प्रथा का अंत 62 में, दास प्रथा का अंत 62 में, और दहसाला प्रणाली को लागू किए थे वह 82 में, 1582 में। कब, 1582 में। और दास प्रथा का अंत किए थे 1562 में। हो गया। इस अनुसार अगर हम उत्तर को मिलाते हैं तो पहला हो गया 1562 यानी दास प्रथा का अंत। तो ऑप्शन में देखते हैं दास प्रथा का अंत पहले दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन को देखिए, दास प्रथा का अंत। उसके बाद तीर्थ यात्रा की समाप्ति 63 के बाद 64, नहीं 62 के बाद 63 आना चाहिए, यानी तीर्थ यात्रा की समाप्ति, ये भी सही है। जजिया कर 64 और दहसाला बंदोबस्त, सी नंबर आंसर सही होगा। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, दास प्रथा का अंत 63, दास प्रथा का अंत 62, तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति 63, जजिया कर की समाप्ति 64, दहसाला प्रणाली 82। ठीक है, आगे दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था, तो यह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। किससे प्रभावित था, कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। चलिए निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, कौन, धौलावीरा। चलिए आगे देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बुद्ध संघ स्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया था, तो वह जो है वह द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है वह बौद्ध संघ जो है वो स्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह 383 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे याद रखेंगे, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, वैशाली में हुआ था। उस समय वहाँ राजा कौन थे, कलाशोक
और उस समय अध्यक्ष कौन थे इसे भी याद रखेंगे, सभाकामी। ठीक है, तीनों चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है वैदिक आर्यों के संबंध में, ये पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी ताम्र और लौह से परिचित थे, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद है वैदिक आर्य की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। परिवार का स्वरूप मातृत्व सत्तात्मक था, ये गलत है। परिवार का स्वरूप जो था वह पितृ सत्तात्मक था। क्या था? पितृ सत्तात्मक था, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था वह पुरुष हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक आर्य बहुदेववाद से बहुदेववाद के समर्थक थे, ये भी बात सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है वेद त्रयी। त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। जो 3 वेद सम्मिलित है वह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान सम्मिलित था, सम्यक ताप सम्मिलित नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो है वह सम्यक तप हो जाएगा। सॉरी, ताप नहीं, तप हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किसी से था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किसी से था? तो यह संबंध जो था यह गुप्तचर संस्था से था, गुप्तचर व्यवस्था से था। ठीक है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। ठीक, आगे देखिए। आगे 37 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह जो है कीकट और ब्रात्य, कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देखिए, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी उत्तरापथ स्वामी की उपाधि कन्नौज पर आक्रमण करने के उपलक्ष्य में इन्होंने ऐसा किया था, उपाधि धारण किए थे। ठीक है, आगे 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है का पहचान करना है। अंग चंपा सही है। वज्जी गिरिव्रज राजगीर, ये गलत है। मगध की राजधानी जो है वह गिरिव्रज राजगीर थी, न कि वज्जी की। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, इसलिए यही सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है का पहचान करना है। गंधार, तक्षशिला और कुरु इंद्रप्रस्थ सही है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो आप इसकी पहचान करनी है। तो वह जो है वह क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्पकार, वो 7 समाज में जो वर्गीकरण किया था, 7 वर्गों में समाज को जो वर्गीकरण किए थे उसमें किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्प शामिल थे, और भी थे, अहीर थे, अंगरक्षक थे, ये सब शामिल थे। ठीक है, आगे देखिए। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन बन गया है। कौन? स्वीडन। चलिए आगे है, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंकिंग से सम्मानित की गई है? तो नेपाल के सेना प्रमुख है जिनका नाम प्रभुराम शर्मा है। क्या नाम है? प्रभुराम शर्मा, याद रखेंगे क्या नाम है? प्रभुराम शर्मा। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। पहला शहर कौन है? बी नंबर, भुवनेश्वर। ठीक है, पहला गांव बयान गांव, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, आगे देखिए। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जेंडर पार्क जो कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया है, कोझिकोड केरल में। आगे, द लिटिल बुक ऑफ द एंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह जो है वह दलाई लामा है। ठीक है, इंकरेजमेंट है, सॉरी, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। ठीक है, आगे 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो वो विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है। सी नंबर, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो माँ योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की है। 5 रुपये में भरपेट भोजन खिलाया जाएगा। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? 2020 किस शहर को 2020 की ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद। किसे दिया गया है? हैदराबाद। राइट आंसर सही होगा। ठीक है। आगे देखिए, दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? दुनिया का पहले प्लेटिपस अभयारण्य का शुरुआत किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो यह जो है वह तेलंगाना में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में। आगे का प्रश्न है, हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वह एक अल सल्वाडोर को भी किया गया है और चीन को भी किया गया है। अल सल्वाडोर और चीन को दोनों को एक साथ किया गया है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर सही होगा। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न को देखिए। आगे का प्रश्न कहता है कि फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह जो है वह गोल्डन राइस। ठीक है। गोल्डन राइस को फिलीपींस जो है वह आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो यह 67.37% है। कितना? 67.37%। यह प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान है? तो 1 लाख करोड़ रुपया। कितना? 1 लाख करोड़ रुपया। ये नंबर सही होगा। आगे 55 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वह 50,555 रुपया था। कितना था? 50,555 रुपया। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखिए। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक कॉव बनाने वाली दुनिया की पहली देश कौन बनी है? तो रूस। कार्निवैक कॉव बनाने वाली दुनिया की पहली देश कौन बन गई है? रूस। डी नंबर सही है। ठीक है। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। सी नंबर सही होगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? तो वह जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। बी नंबर सही है। आगे 59 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो वह जो है रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। किसे? रेखा मेनन को। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य केरल है। बी नंबर सही है। ठीक है। कौन है? केरल। आगे का प्रश्न है, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह अब्दुल्ला राशिद को चुना गया है। किसे? अब्दुल्ला राशिद को। डी नंबर सही होगा। ठीक है। आगे है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वह जो है किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है। कितना? तो 647 वर्ग किलोमीटर। देखिए आगे प्रश्न है, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो बयान गांव बना है जम्मू एंड कश्मीर के बयान गांव। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह शकुंतला हरिके सिंह को। शकुंतला हरिके सिंह। डी नंबर सही होगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ
ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार एसडी विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है? तो 650 बिलियन डॉलर। कितना? 650 बिलियन डॉलर। डी नंबर सही होगा। आगे 66 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में अफ्रीकन डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है वह 31 अगस्त को। कब? 31 अगस्त को। आगे का प्रश्न देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो यह जो है वह भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में। आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न है, बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितने राशि देने की घोषणा की है? तो हर महीने 1000 रुपये देने की राशि की घोषणा की है। बी नंबर से होगा। ठीक, कितना 1000। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल शुरुआत किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो पटना में। कहाँ? पटना में। आगे 70 नंबर प्रश्न को देखिए, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से गतिशील टीकाकरण चलाने का निर्णय लिया है? बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो वह टीका एक्सप्रेस। बी नंबर से होगा। कौन? टीका एक्सप्रेस। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। आगे का प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 1 जो है वह किसी व्यक्ति को, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 1 किसी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। बात सही है। अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 है, दोहरे दंड से मुक्त। ये भी सही है। अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 है, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी बात सही है। लेकिन जो अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 2 में किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यह अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 2 में नहीं है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए देखते हैं उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 47, इसी अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में शराबबंदी कानून लगाई गई है। बी नंबर ऑप्शन है। अनुच्छेद 51 में क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। और उसके बाद है अनुच्छेद 42 में मातृत्व लाभ अधिनियम। उसके बाद अनुच्छेद 40 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए इसी तरह आप हम मिला सकते हैं। ए का अनुच्छेद 47 के तहत लगाया गया बिहार में शराबबंदी, तो ए का हो गया 2, ए का 2, एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न को देखिए। 73 नंबर प्रश्न कहता है, विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? तो वह अनुमति दे सकता है, यह विकल्प होते हैं। ठीक है, वह अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, यह भी होते हैं। वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, यह भी होते हैं। वह बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी होते हैं। और वह बिल को प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये गलत है। वह जब भी रखेगा तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल अपनी बिल को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, न कि 5। 1, 2, 3, 4 किसी ऑप्शन में न रहने के कारण इसका आंसर जो है वह ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, लैम्डक सत्र पंगु सत्र का तात्पर्य है। लैम्डक सत्र पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है? तो नई लोकसभा गठन के पूर्व तथा वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। ठीक है, नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पंगु सत्र का तात्पर्य वही है।
चलिए 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक के बीच में शून्यकाल रहता है, ये तो सही है। आगे प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहता है, ये भी सही है। उसके बाद आते हैं विधायी कार्य। विधायी कार्य जो होता है वह 3 से 6 बजे नहीं बल्कि 2 से 6 बजे रहता है, इसे याद रखेंगे, 2 से 6 बजे रहता है। उसके बाद आइए उसके बाद है भोजनावकाश। भोजनावकाश 1 से 3 बजे तक, ये गलत है। भोजनावकाश 1 से 2 बजे तक रहता है। कितना बजे तक रहता है? 1 से 2 बजे तक रहता है। इसलिए इसका आंसर ए और बी होगा। ए और बी ऑप्शन में, ए और बी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शून्यकाल का जो समय है इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड बिहार दरोगा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है और बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना है। आगे देखते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? अब आगे पढ़ते हैं कथन को। कथन कहता है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये गलत बात है। उसके बाद है इसका कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। इसका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल तो समाप्त ही नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसलिए देखिए, इसलिए इसका कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष पर समाप्त हो जाता है, ये तो एकदम गलत है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये सही बात है। राज्यसभा को आप कभी विघटित नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है। सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो केवल संसद का नियंत्रण होता है भारत के संसद निधि के धन निर्गत पर। ठीक है, और संसद निधि और संचित निधि है जो अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है, और 267 में आकस्मिक निधि है जिस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, चलिए आगे 78 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश होंगे उनकी सारी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ही करेंगे। और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उसकी जिक्र अनुच्छेद 126 में की गई है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सी नंबर सही होगा। आगे के प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग पर आरोप जो है वह संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, इसलिए होगा इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था तो भारतीय डाकघर विधेयक जो था 1900, इसे याद रखेंगे, 1986। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैन सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य है जहां राज्यसभा सीट की संख्या समान नहीं है? बताना है कहाँ समान नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्य की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 19। ठीक है, बिहार में 16 है। बिहार में कितना है? बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? 16। बिहार में 16 और उत्तर प्रदेश में 31, याद रखेंगे दोनों को। चलिए आगे है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वह जो है 2.6% अनुमानित है। ठीक है, आगे देखिए, उपयोगिता से अभिप्राय है। उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता से अभिप्राय है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। चलिए देखिए आगे 85 नंबर प्रश्न को देखिए। 85 नंबर प्रश्न कहता है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश दिया गया है। भिलाई भीरू दोनों भाई, इसका ट्रिक है। तो भिलाई भीरू तो रूस, ठीक है। राउरकेला जर्मनी, बोकारो ब्रिटेन। उसके बाद दुर्गापुर भीरू यानी कि बोकारो भी रूस हो जाएगा और भिलाई भी रूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दुर्गापुर आ जाएगा आपका, दुर्गापुर ब्रिटेन, और उसके बाद राउरकेला जर्मनी। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग, भिलाई का रूस। तो रूस 2 ऑप्शन में और 4 ऑप्शन में, यानी कि ए का
2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे मिलाते हैं हम, आगे देखते हैं। राउल किला जर्मनी, तो राउल किला यानी कि बी का 3 किस ऑप्शन में है, यानी कि 2 और 4 में बी का 3 इसी बी ऑप्शन में है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा, बी नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, भारत में कृषि जोत के ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। सीमांत जोत जो है वह 1 हेक्टेयर से कम की जोत है, यह बात सही है। छोटी जोत जो है वह 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, सही बात है। बड़ी जोत जो है वह 5 हेक्टेयर से अधिक जोत, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। ए और बी, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सही कथन को हमको पहचानना था, ए और बी सही है, ठीक है। आगे 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था। पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन जो है वो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। आगे 88 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में हुआ है, सी नंबर सही है, ठीक है। आगे सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था। तो सन 1944 में जो है वह गांधीवादी योजना श्री मन्ना नारायण मन्ना के द्वारा लाया गया था, ठीक है। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका कार्य 1992 से 97 तक था, ठीक है, 1997 तक था। और कब हुआ था शुरुआत, इससे भी याद रखेंगे। अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो 15 अगस्त 1995 को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को, मिड डे मील। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग को लघु संसद कहा जाता है। तो लघु संसद जो है वो महासभा को कहा जाता है। किसको कहता है, महासभा को। आगे हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह सार्थक योजना है वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, सार्थक योजना, ठीक है। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर जो है वह 17.7% है, ठीक है। आगे जनगणना 11 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, लगभग 90% जो है ना वह ग्रामीण यहाँ वास करते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। आगे 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एक उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो आपको बताना है किस में अग्रणी है। तो दूध के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, ठीक है। आगे 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है वो बताना है। तो ब्याज दर है जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। आगे 97 नंबर प्रश्न है, आरोग्य 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है। तो वह जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से, बी नंबर सही है, ठीक है। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो वह जो है वह 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की प्रस्ताव है, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न को देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। तो 6000 करोड़, कितना, 6000 करोड़। आगे 100 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो यह 2.9% होने का अनुमान है, ठीक है। आगे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर है 3/2 का। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो वह जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। स्टेटाइन और फ्रांसियम और ट्रिटियम जो है वह रेडियो एक्टिव है। इसकी खोज हेनरी बैकुरल एवं मैडम क्यूरी ने की थी, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। आपको सुमेलित नहीं का पहचान करना है। तो सिरका एसिटिक अम्ल सही है, ये भी सही है। संतरा सिट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल ये भी सही है। इमली टर्टरिक अम्ल ये भी सही है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल ये भी सही है। तो सभी सही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए साबुन का सूत्र क्या होता है, अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, साबुन का प्रश्न क्या होता है, तो C17H35, ये C17H35 है। तो वीडियो बनाने में दिक्कत आ गई, इसके लिए सॉरी। C17H35 COONA। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या जो है, नाभिक की त्रिज्या जो है वह उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। इसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर संख्यात्मक मान पूछता है तो 1.2 गुना 10 के पावर -15 मीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर प्रश्न को। 106 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। तो ताप और विद्युत धारा दोनों फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर आंसर। ठीक है, आगे शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है। तो वह जो कहलाती है वह आसवन विधि कहलाती है। कौन विधि, आसवन विधि, बी नंबर सही होगा। आगे देखिए, एंटीजन को कौन नष्ट करता है। एंटीजन को कौन नष्ट करता है, तो एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करता है। ठीक है, कौन, एंटीबॉडी। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो है वो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 110 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है। तो वह जो है वह 30,000 हर्ट्ज आवृत्ति होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की। ठीक है, आगे पुस्तक है, पुस्तक देखिए, पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी है। तो फिलॉसफी जूलॉजिक लेमार्क ने लिखी है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में एथेन, प्रोपेन, मेथेन और हाइड्रोजन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का। चलिए आगे है हाइपरमेट्रोपिया के मामले में, हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी होगा दूरदृष्टि दोष के मामले में किसी निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यह सही बात है, किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 114 नंबर प्रश्न को देखिए। 114 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड लागू बल की दिशा में चलता है। यदि पिंड लागू बल की दिशा में चलता है, सी नंबर से होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से मछली समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स जो है वह वास्तविक रूप से मछली है। आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उसके बाद देखिए लिथियम जो है, लिथियम का प्रयोग बैटरी में किया जाता है, सही है। सोडियम का प्रयोग रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण के लिए किया जाता है। पोटासियम का प्रयोग तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण के लिए किया जाता है। सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, उसके बाद सी का 3 और डी का 1। ठीक है, आगे देखिए, निम्न भौतिक राशियों पर विचार करना है। विद्युत धारा, कार्य और तापमान और घनत्व जो ऑप्शन में दिया हुआ है उस अब पढ़ते हैं आगे। उपरोक्त में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि का चयन करना है जिसमें दिशा नहीं हो। तो सभी जो है विद्युत धारा, कार्य, तापमान और घनत्व सभी अदिश है, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनूठी विशेषता है। तो यह जो विशेषता है वह एंजियोस्पर्म की अनूठी विशेषता है, डबल निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे देखते हैं 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ठीक है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर प्रश्न है,
चलिए उसके बाद है जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो है वह बारबरा मैकलिंटाक ने किया था। कौन किया था? बारबरा मैकलिंटाक ने किया था, इसे याद रखेंगे, ठीक है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए आगे है लाइसोसोम, उन्हें आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं? तो यह गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी। बी नंबर सही होगा। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली में भागों का सही क्रम है? तो भागों का सही क्रम जो है वह मुंह, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद पेट, छोटी आंत, तब बड़ी आंत। डी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं 123 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा अनुसार सही क्रम बताना है। तो वह जो होगा पहले ऑक्सीजन, पहले कौन? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, तब कैल्शियम। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 124 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्था का सही क्रम है? पादपों में जनन अवस्था का सही क्रम है तो युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और अंकुर। ए नंबर आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो हीमैटिन जो है वो प्रोटीन नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो वो फैलोपियन ट्यूब में स्तनधारियों में निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में। बी नंबर ऑप्शन सही है। प्लाज्मा झिल्ली 127 नंबर प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 127 नंबर प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 128 नंबर प्रश्न को देखिए। 128 नंबर प्रश्न है पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहिति है? पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहिति है? तो यह जो है वह अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहिति है, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न है एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉइड का प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। शीघ्र राहत किस में मिलती है? एलर्जी से। एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत कहाँ मिलती है? एलर्जी से, ठीक है। किससे मिलती है? एलर्जी से। आगे चलिए 130 नंबर प्रश्न है मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? आनुवांशिकी विकारों का पता लगाने के लिए वह है PCR का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो गोबी जो है वह शीतोष्ण कटिबंध प्रकार का मरुस्थल है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? गलत का पहचान करना है। तो गलत का आप पहचान करिए। तो दीनदयाल बंदरगाह है वह गुजरात में है। यह क्या सही है? तो जी हाँ, ये सही है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद ठीक है एनोर बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में है, न कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, न कि राजस्थान में है। उसके बाद है नाहनसोबा महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 और 4, ठीक है। दो और तीन होगा गलत है, ठीक है, क्योंकि एनोर बंदरगाह जो है एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह ऑप्शन में गलत का पहचान करना था, इसलिए इसका आंसर भी होगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? खाड़ी देश में शामिल यमन नहीं है। कौन शामिल है? यमन नहीं है। ओमान, बहरीन, कतर खाड़ी देश है, ठीक है। आगे 135 नंबर है पृथ्वी सूर्य से परितः अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो वह 1 डिग्री प्रतिदिन पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी
की जलवायु को नियंत्रित करता है, तो वह जो है वह औसत वर्षा कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। ठीक है, नहीं का पहचान करना था। कर्ता कौन कौन है? अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति का प्रकार और समुद्र से दूरी। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ग्लासगो, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में तांबा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तांबा के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश अग्रणी है। ठीक है, आगे 41 नंबर है। 141 नंबर प्रश्न है। 141 नंबर प्रश्न मैथ है। हम इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर 16 दिन हो जाएगा, सी। आगे देखिए 142 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका डी। एक 143 का सी, 144 का बी, 145 का डी, 146 का बी, 147 का ए, 148 का होगा, 148 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 27√3। आगे देखते हैं 149 का होगा। 149 का होगा आपका 149 का सी, उसके बाद 150 का ए। चलिए, इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 खत्म हुआ। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।